हाँ, तो देखो आप लोग आए हैं यहाँ पर न्यू सेशन का एग्जाम देने के लिए, जिसमें 5 पेपर है आपको, ठीक है। और 5 पेपर आपको एग्जाम देना है। 5 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है ना। सही बोल रहे कि नहीं? कितना पेपर है? 5 पेपर है। अभी 5 पेपर है, समय थोड़ा कम है। आप लोग से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सोचा जाए तो 98% लोग जो कहीं काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। वैसे में थोड़ा सा प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एडमिशन नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई जादू नहीं है कि एग्जाम में पास हो जाएंगे। मैं आज आपको जो बताऊंगा उसको ध्यान से आपको समझना है, और जो नहीं समझ पाएगा इस वीडियो को बार बार देख लेना, आराम से समझ जाना। हो सकता है आप लोग जो है बंगाली लैंग्वेज समझते हैं, हम हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि चीटिंग कैसे करना है, ठीक है ना, या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वहां पर नकल कैसे करना है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक अलग चीज होता है, चीटिंग करवाना अलग चीज होता है। ट्रिक के जरिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, रेलवे का एग्जाम निकालते, कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालते हैं। उसी तरह से डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम में क्या ट्रिक अपनाए कि आपको कम से कम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जो है आए। पहले मेरे को ये बताओ कि आप लोग का जो थ्योरी पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। अब मेरे को ये बताओ 80 में कितना लाना है पास होने के लिए? 25 लाना है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप 22 भी ले आते हैं तो पास हो जाएगा, क्योंकि आपको 40 में पास होना है, ठीक है। कॉलेज से आपको 17 या 18 मैक्सिमम 19 तक मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप 22 ले आते हैं या 23 लाते हैं, ये अच्छी बात है कि 25 का टारगेट रखा होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी बात वही कर लेंगे कि 25 का टारगेट कैसे हम लोग प्राप्त कर ले 80 नंबर, ठीक है। आप लोग को मालूम है कि ये जो 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा? 16 नंबर का आएगा, है ना। तो 16 नंबर में आपका जो 8 नंबर होगा वो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू किसको बोलते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहता है जिसमें टिक मारना है। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 में से 8 कैसे सही हो। तो उसके लिए क्या करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, क्योंकि आप लोग को अपनी कॉपी को अच्छी तरह से फिल करना है। क्वेश्चन को लिखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और उसके ऑप्शन को लिखना, और ऑप्शन के बगल में बॉक्स बना देना, छोटा बॉक्स, ठीक है। चारों ऑप्शन लिखना उसका, और चारों ऑप्शन के बगल में क्या बनाना? बॉक्स बनाना। इस तरह से ऑटो क्वेश्चन को उतार लेना पहले, ठीक है। ये ऑटो क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने। उसके बाद जिसका आंसर आपको कंफर्म मालूम है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि जो ह्यूमन हार्ट है उस कितनी बार धड़कता है? नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है? कितना होता है नॉर्मल हार्ट बीट? 72। तो 7 जिसका आपको कंफर्म मालूम है, एकदम इजी क्वेश्चन आ गया 9-10 लेवल का, उसको आपको टिक कर देना है, और जिसको नहीं आता उसको भी छोड़ देना है। और छोड़ के इंतजार करना है। क्या करना है? इंतजार करना है। कोई तो विद्यार्थी, कोई तो स्टूडेंट होगा जो सब कुछ जानता होगा 8 में से 8 आपके उस पूरे क्लासरूम में। वो समय का इंतजार करना है, पेशेंस नहीं खोना है, और उसको लास्ट तक करना है। आपको ये सोच के जाना है कि मेरे को 8 में से 8 सही करना है एमसीक्यू। समझ में आया बात? एकदम हड़बड़ाना नहीं है और उसको गलत नहीं करना है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 8 नंबर। तो उसमें क्या करना है, आपको उसका नंबरिंग करके छोड़ देना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन पहला है, उसमें 8 एमसीक्यू आ गए, तो 1 का 1 उसका 8 एमसीक्यू हो गया। फिर 1 का 2 उसमें 8 क्वेश्चन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख करके छोड़ देना, कुछ करना नहीं है उसमें भी इंतजार करना है। जैसे जैसे आपको ये जानकारी मिलते जाएगा कि उसका क्या क्या सही आंसर है, उसको आपको क्या करना है, मदद लेकर के एक दूसरे का कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यानी 16 नंबर है, इसमें से आपको कम से कम 14 तो उठा लेना है, 14 नंबर ले लेना है, और कोशिश करना है 16 में से 16 नंबर लाने, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी का, नीचे जो आपको और 7 क्वेश्चन है उसमें से 4 को करना है। टोटल 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। उसके बाद नीचे का 4 क्वेश्चन है 16-16 नंबर का, और हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट रहेगा,
हर क्वेश्चन में कितना पार्ट रहेगा? 2-2 पार्ट रहेगा, यानी 8-8 नंबर का क्वेश्चन है नीचे में। अब आप बताइए कि केमिस्ट्री तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं मालूम हो, आपने 12 पास कर लिया या मैट्रिक तो पास किया ना, तो मैट्रिक तो पास किया आप लोगों ने, 12 भी पास किया, केमिस्ट्री का सी तो मालूम है ना? तो भी नहीं मालूम है, मालूम है केमिस्ट्री क्या होता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा उस 8 नंबर वाले क्वेश्चन में जो कि आपका बेसिक क्वेश्चन होगा, जैसे आपका सिलेबस उठाकर देखिए। सबसे पहले लिखा है स्कोप, इससे क्वेश्चन आएगा। ये स्कोप क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का? जो अच्छा बात आप जानते हैं कि स्टूडेंट का, वो लिख दीजिए। एक स्टूडेंट का अच्छा बात क्या होता है? उसको पैसा मिलेगा खूब पढ़ने के बाद, ठीक है, वो मतलब वो जानकारी उसको इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो क्या कर सकता है, दवा बना सकता है केमिस्ट्री पढ़ने के बाद। ये सब बात आपको इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है, कि आफ्टर नोइंग द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट इज वर्क इन अ मेडिसिन इंडस्ट्री। मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या कर सकता है? वो काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, पैसा अर्न कर सकता है, फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकता है। केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है, स्टूडेंट कैन प्रिपेयर केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो वो आपको छोटा-छोटा जो मेरा क्वेश्चन रहेगा ना, हम जो आपको देंगे उसमें लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देख लेना। उसका कुछ कॉस्ट भी लगेगा क्योंकि उसको टाइप करने में, तैयार करने में टाइम लगता है, और ये मेरा खुद का मेहनत है, तो ये हम खुद आप लोग से लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद स्कोप में क्या करना है? अच्छा बात लिखना है कि केमिस्ट्री पढ़ने से क्या क्या फायदा है। दवा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, नया ड्रग का आविष्कार कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? ये सारा बात आपको लिखना है। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो वॉल्यूमेट्रिक जरूरी नहीं कि आपको पूरा 80 में 80 नंबर करना है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अच्छा बात क्या है कि इसमें आपको जैसे न्यूट्रलाइजेशन आ गया, न्यूट्रलाइजेशन कर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है। ये सब छोटा बात 10 में आप सीखे होंगे, इसको लिख देना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख देना है। मान लो न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपको नहीं आता है, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दीजिए कि व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट इट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें क्या बनता है? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये सिंपल बात, कॉपी छोड़ मतलब खाली नहीं छोड़ना है, आपको जो नॉलेज है उसको लिख देना है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन आ गया। रेडॉक्स रिएक्शन 10 में पढ़े होंगे आप लोग कि जब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एक साथ उसका क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों तरह का रिएक्शन उसमें होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सब जो आपको बेसिक 10th क्लास के लेवल का या 12th क्लास के लेवल का बेसिक डेफिनेशन है उसको लिख देना है। केमिकल इक्वेशन नहीं भी है तो छोड़ देना है, लेकिन जितना मालूम है उसको लिखना है। उसके बाद जैसे अब आपका चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 में एंटासिड के बारे में। एंटासिड आप लोग दुकान में भी बेचते होंगे, है ना। तो एंटासिड क्या करता है? पेट में अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया तो उसको ठीक करता है। तो उसको अपने वर्ड में लिख दीजिए कि एंटासिड यूज टू प्रिवेंट एसिडिटी। हार्ट बर्न को रोकता है। हार्ट बर्न मतलब सीना जलन हो रहा है तो इट रिड्यूस हार्ट बर्न। कुछ वर्ड आपको कॉमन इस्तेमाल करना है, ठीक है। हार्ट बर्न को क्या करता है? वो रोकता है। फिर उसके बाद अगर चेस्ट पेन हो रहा है गैस के कारण तो उसको वो रिड्यूस करता है। समझ में आ रहा है बात को? कभी किसी को गैस के कारण चक्कर भी होने लगता है तो उसको भी लिखना है आपको कि ये पेशेंट को स्टेबल करता है। माइग्रेन दर्द, सर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो ये सब एंटासिड ठीक करता है, ठीक है ना। तो एंटासिड के बारे में आपको लिख देना है। कुछ एंटासिड का एग्जांपल दे देना है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एंटासिड है ना। उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट जोड़ देना है कुछ वर्ड्स में। ये सब एंटासिड का क्या हो गया? एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे में कुछ ड्रग्स का डायरेक्ट डेफिनेशन आएगा, जैसे कि आपका आएगा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? मालूम है किसी को? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालूम है? नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हिंदी में बोलते हैं। 10th क्लास का चीज है ये,
नर्वस सिस्टम को बोलते हैं जो न्यूरॉन हमारे बॉडी, जैसे हम ये टच कर रहे हैं पेन, तो ये पेन टच हो रहा है तो ये हमारे ब्रेन में जा रहा है ना, हम आंख बंद भी करेंगे तो पता चलेगा कि पेन टच हो रहा है। ये सूचना कौन भेज रहा है? इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को नर्व्स भेज रहा है, और ये जो हमारा ब्रेन है इसी को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो जो दवा हमारा ब्रेन में काम करेगा उसी को क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करने वाला ड्रग्स, दवा। समझ में आया बात को? तो इसीलिए अब आ गया व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो ब्रेन बना देना है पेंसिल से, फिर लिख देना है कि ऐसा ड्रग्स जो ब्रेन के संबंधित बीमारी पे काम करे उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स कहते हैं, सीएनएस ड्रग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखो उसमें बहुत सारा जो है आपको ड्रग्स पढ़ना है, जैसे कि एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का नाम सुना है? क्या होता है एनेस्थेटिक? बॉडी को सुन्न कर देता है। जैसे दांत निकालना है तो दांत निकालने से पहले यहाँ पे डालते हैं ना एनेस्थेटिक, जो कि दर्द को महसूस होने नहीं देता है। ठीक है? तो ये जो हम लोग डाल रहे हैं, दो तरह का एनेस्थेटिक होता है, एक पूरा बॉडी के लिए होता है और एक लोकल उसी जगह में काम करता है, उसको लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं, शॉर्टकट में एलए बोला जाता है उसको। ठीक है ना? तो अब आ गया व्हाट इज एनेस्थेटिक। तो आपको लिखना है कि वैसा ड्रग विच रिमूव द सेंसेशन ऑफ नर्व, मतलब नर्व का सेंसेशन को वो खत्म कर दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनेस्थेटिक बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक फुल बॉडी होता है और एक लोकल होता है। समझ में आ रहा है? कहाँ काम होता है? ऑपरेशन करते समय काम होता है, उसका यूज होता है, सर्जरी में होता है। ठीक है? तो छोड़ना नहीं है, अपने वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव क्या होता है मालूम है? वर्ड सुने हो कभी सेडेटिव? अब आ गया एग्जाम में डिफाइन सेडेटिव और उसका क्लासिफिकेशन। चलो क्लासिफिकेशन छोड़ दो, डिफाइन तो कर सकते हो सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है नींद वाला दवा, जिसको खाने से नींद आता है। नहीं होगा? जैसे कफ सिरप रात को बोलते हैं पीने के लिए, आप लोग भी दिया होगा दुकान में, लोग कफ सिरप पी लेना, खाने के बाद अगर खांसी कम होता है, नींद भी आता है उस पेशेंट को। ठीक है? तो क्यों कि आराम से सो सके और ठीक हो सके। समझ में आया हुआ? तो अगर डिफाइंड सेडेटिव आ गया तो क्या लिखना है? ऐसा ड्रग, द ड्रग व्हिच प्रमोट्स स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। ऐसा ड्रग जो कि सोने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? सेडेटिव, यानी नींद की दवा। कुछ नींद का दवा का नाम मालूम है आप लोग को? क्या बोलो? तो ना वो सब पूछेगा तो सब बता देगा, वही लिख देना है वो सब दवा का नाम। तो मालूम, अब सेडेटिव मालूम है, नींद का दवा आप लोगों को मालूम है, लेकिन सेडेटिव नहीं मालूम है। अब तो नहीं ना बोलेगा कि सेडेटिव का मतलब क्या होता है? नींद का दवा। उसके बाद होता है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक क्या होता है? हिप्नोटाइज वर्ड सुने हो? बस में करना, बस में कर लेना। कुछ ऐसा दवा होता है जैसे कि आदमी मान लो अचानक से कोई एक्सीडेंट देख लिया कोई व्यक्ति, वो होश में है लेकिन उससे नाम पूछ रहा तो बता नहीं रहा। ठीक है? मतलब वो होश में नहीं है, आंख खुला हुआ है, हार्ट बीट चल रहा है, सांस भी ले रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस है वो उस समय नहीं है। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को एक्सीडेंट होने के बाद से करीब 8-9 घंटे का कुछ होश नहीं है, लेकिन मेरा आंख खुला हुआ है और सब बोल रहा है मेरे मम्मी पापा की तुम तो सब कुछ देख रहा था, तुमको एमआरआई मशीन में ले गया, सीटी स्कैन हुआ ब्रेन का। बोले नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। क्योंकि जब मेरे को होश आया तो हम हिप्नोटिक हो गए थे। क्या हो गए थे? तो ऐसी दवा जो कि मरीज को मतलब उसका सारा बॉडी फंक्शन काम कर रहा है, फिर भी उसको होश नहीं है, उसको होश में लाने के लिए दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है? तो इसमें कॉन्शियसनेस वर्ड आपको याद रखना है कि द ड्रग व्हिच गिव टू द पेशेंट व्हिच हैव नो कॉन्शियस, उसका कोई कॉन्शियस नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया हिप्नोटिक। उसके बाद है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट क्या होता है? नहीं सुने हो? और एंटी डिप्रेशन। डिप्रेशन सुने हो? डिप्रेशन क्या होता है? किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया, वो डिप्रेशन में चला गया, बोलता नहीं खाना खाएंगे, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, वहाँ बोलते खा लो बेटा, होता नहीं खाएंगे, डिप्रेशन में। कोई फेल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। जैसे कोई तुम लोग मुझे सर को मैसेज कर दिया था, हम क्या कर लेगा सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ना सोच काट लेगा,
ऐसा मैसेज करना चाहिए नहीं, हम ड्रॉप तो नहीं किए, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, तो आदमी को तो कभी डिप्रेशन का दवा खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति का दिमाग इतना कमजोर है कि वो डिप्रेशन में चल जा रहा है, तो उसका दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, उसका ब्रेन का एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एंटी डिप्रेशन दवा दिया जाता है। एंजाइटी भी होता है, एंजाइटी समझते हो क्या होता है एंजाइटी? सोते सोते कांप जाना, सोते सोते कुछ सोच करके, जैसे कि बीच में मेरे को भी एंजाइटी हो गया था कोरोना में, और कभी कभी हो ही जाता है। जैसे कि कोरोना में ये था कि जिसको हो गया कोरोना उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगा। अब मेरे को गैस के कारण प्रॉब्लम हो रहा, दर्द दे रहा, हम सोच रहे कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो ये होता है एंजाइटी, इसमें अपने आप पसीना आने लगेगा बॉडी में किसी चीज को सोचने से। अब किसी व्यक्ति को इंटरव्यू से एंजाइटी हो जाता है, कहीं इंटरव्यू देने के लिए पसीना पसीना है तो जानता है, वो भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, और बहुत ज्यादा पूरा फीवर भी आ जाता है एंजाइटी में कभी, तो इसी तरह का ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, मतलब जो हमें डिप्रेशन से दूर करने में मदद करते हैं। तो एग्जाम में अगर आ गया कि व्हाट इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उसका एग्जांपल दीजिए, तो आपको कुछ जो आप देते हैं मरीजों को डिप्रेशन से निकलने में, आमतौर पर बोला जाता है कि जिस मरीज का दिमागी हालत ठीक नहीं है उसको दिया जाता है, उस ड्रग्स का एग्जांपल का नाम लिख दीजिए और इंग्लिश में लिख दीजिए कि द ड्रग विच स्टिमुलेट द नर्व ब्रेन, जो ब्रेन का नर्व को स्टिमुलेट करता है एंड पेशेंट को काम करता है, काम का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, और पेशेंट को रिलैक्स करता है, विच रिलैक्स द पेशेंट फ्रॉम फियर, डर से, जिसको डर से रिलैक्स करता है, उसी को बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ तक 5 चैप्टर खत्म कर दिया आपको, ठीक है ना, छोटा छोटा बात बोल करके। अगर इतना इतना लिख दीजिएगा ना तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप केवल डेफिनेशन भी लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर जरूर देगा। अब मान लीजिए 8 नंबर है, 2-2 नंबर आप इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो गया 16, और उधर से आप कम से कम कितना ले आए, 16 नंबर है ना, मान लो 10 भी ले आए तो 26 तो हो रहा है ना। ये तरीका अपनाना है हर जितना सब्जेक्ट है ना उसमें, ठीक है। और कभी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम बहुत ही वीक है पढ़ने में, मत करो तो मोबाइल बंद करो, ठीक है। तो इस बात को समझ गए आप लोग, समझे कि नहीं, एक बार बोलो समझे कि नहीं, समझे ना। तो ये हो गया। उसके बाद है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है मालूम है? एक नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम पेन को छूना या ना छूना मेरे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको छुए या ना छुए, लेकिन हम सोचेंगे मेरा हार्ट बीट मेरा अनुसार चले, मतलब हम चाहें तो मेरा हार्ट रुक जाए और हम चाहें तो मेरा हार्ट चलने लगे, ऐसा होगा क्या? वो तो हम सोए हैं तब भी चल रहा है हार्ट, चाहे हम दौड़ रहे हैं, जब से जन्म लिया तब से मेरा हार्ट चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से मेरा सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा थोड़ी है कि हाँ थोड़ी देर के लिए हम बोलेंगे सांस रोक ले, लेकिन बहुत देर तक नहीं रोक सकते। उस तरह से खाना हमारा पेट के अंदर गया और हम चाहेंगे कि खाना मेरा नहीं पचे और 2 दिन तक नहीं पचे, ऐसा बोल सकता है क्या? खाना गया है तो वो पचेगा ही, डाइजेस्ट होगा ही। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये जो हार्ट बीट है, ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? अब एग्जाम में आ गया व्हाट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और इसमें कौन सा दवा का दिया जाता है, एग्जांपल लिखो। तो ऑटोनोमस मतलब समझ गए, ऐसा जो कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, द एक्शन व्हिच कैन नॉट कंट्रोल बाय हिमसेल्फ, हम लोग के द्वारा कंट्रोल नहीं होगा। और एग्जांपल हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी, ठीक है, और डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप समझ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा दवा दिया जाता है। खाना नहीं पच रहा किसी को, कौन सा दवा देंगे? एंजाइम देंगे, कुछ एंजाइम लिख देना है, बहुत सारे एंजाइम होता है, क्या क्या हमको तो नाम नहीं मालूम, मेरा दवा दुकान नहीं है, बस हम थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं इसीलिए मालूम होता है, ठीक है, वो सब लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कौन सा दवा देंगे? जो भी जैसे अस्थमा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, धूल से उसको एलर्जी है, समझ रहे हैं आप लोग सब? तो वो सब दवा छोड़ना नहीं है, बहुत सारा दवा लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है उसी लिखा है, देखो सांस लेने वाला जिसमें नाक बंद हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, उसको बोलते हैं देखो हम थोड़ा गलत हो सकता है इसका डेफिनेशन स्पेलिंग, स्मेटोमेटिक एजेंट,
स्पेक्ट्रोमेटिक एजेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, नाक क्लॉट हो गया है, नाक बंद हो गया है, तो हम लोग नेजल देते हैं ना, जिससे कि वो फूल जाता है, सांस लेने लगता है। उसके बाद एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये क्या होता है, किसी का नस ब्लॉक हो गया, यहाँ पे फूल गया, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, उसमें कौन सा दवा देते हैं वो इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कोलिनर्जिक ड्रग रिलेटेड, कोलिनर्जिक का मतलब क्या होगा, बैठो हमारे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कोलिनर्जिक मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फेफड़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी, मतलब बहुत कफ आ रहा है, तो आप कोई कफ सिरप देंगे ना उसको, कफ उसको बाहर निकले, तो आप कोई कफ सिरप का नाम बताइए। एस्क्विलिस। हाँ, तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिएगा, ब्रांड नेम भी लिख दीजिएगा। अच्छा, जैसे कोडीन क्या है, ब्रांड नेम है ना, कोडेक्स है, जैसा ब्रांड नेम है, केमिकल फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। सॉल्ट, जैसे डेक्सामेथासोन, हाँ, तो ये सब क्या है, यही सब लिखना है उसमें, साथ में ब्रांड नेम लिखना है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड, समझ गए। तो अब कौन कौन सा हार्ट में दिया जाता है, एंजीना पेन में दिया जाता है, मतलब तो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ये आएगा एग्जाम में, हाइपरटेंशन समझते हैं आप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है, तुरंत में उस बात से लेकर के, तो उसमें कौन सा दवा दिया जाता है मालूम है आप लोग को, वो लिख देना, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ठीक है। एंटी एंजाइनल, अगर दर्द हो रहा है, आपको मालूम है कि उसको दर्द जो है हार्ट के ब्लॉकेज के कारण हो रहा है, तो उसमें उस दवा का नाम लिखना है, ठीक है। तो सारा नोट्स में लिखा हुआ है, देखिएगा जो हम आपको देंगे, ठीक है ना। उसके बाद डायरेटिक, डायरेटिक क्या होता है, डायरेटिक वर्ड सुने हो, नहीं सुने हो। डायरेटिक का मतलब होता है शरीर से पानी निकल जाना बहुत ज्यादा, डायरेटिक्स, ठीक है ना। पानी जो है दो तरीके से निकलता है, एक पसीना से निकलता है और एक पेशाब से निकलता है, और लैट्रिन से भी निकलता है। अब आप समझ लो कौन कौन सा दवा उसमें चलेगा, उस दवा का नाम लिख देना है। और अगर आ गया कि व्हाट इज डायरेक्टेड ड्रग, तो आप